तो गाइस, इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इम्यूनिटी। ये टॉपिक आपको इस बार नीट 26 में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कैंसर जो था, कैंसर वाला टॉपिक नीट 25 में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि इस बार ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। और ये अल्टरनेटिव ईयर में क्वेश्चन पूछा भी इससे जाता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे इम्यूनिटी, और इसके बाद में एड्स भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे। एड्स भी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में बताया गया है। इम्यूनिटी सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है इन्नेट और एक होती है वो एक्वायर्ड। इसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज, ठीक। वाई, अब देखो क्वेश्चन उन्हें पूछा है, और ऐसे क्वेश्चंस नीट में पूछ लिए जाते हैं। तो बोलते हैं कि हम मतलब एवरी डे, प्रत्येक दिन हम लोग लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट से हम लोग एक्सपोज करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ ही लोग जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा ऐसा क्यों होता है। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट। तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ ऐसे फॉरेन एजेंट होते हैं जिससे बॉडी हमारी खुद को डिफेंड नहीं कर पाती है। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाई द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके नीट में ही नहीं, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में या बीएमएस में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इम्यूनिटी टॉपिक आपका पूछा जाता है फिजियोलॉजी में, ठीक। तो वहाँ पे आपको ये इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो लिखा क्या है यहाँ पे, फिर से पढ़ लीजिए। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, होस्ट मतलब ह्यूमन बॉडी, टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाई इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी यहाँ पे दो टाइप की है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट मतलब जो बर्थ से होती है, और एक्वायर्ड जो होती है वो हम लोग बाद में ग्रैस्प करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये दो टाइप की। अब इन्नेट के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, और बहुत ज़्यादा खास पॉइंट यहाँ पे है। कई बार जो क्वेश्चन नीट में पूछा गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इन्नेट इज ए नॉन स्पेसिफिक, ये बहुत बार पूछा गया है कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है हमारी बॉडी का, दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ये हमारी बाई बर्थ प्रेजेंट होती है। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाई प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर to the entry of the foreign agent into our body. Innate immunity consists of 4 type of barrier. तो यहाँ पे बैरियर आपको देखने को मिल जाते हैं। 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए यहाँ से। एक तो आपका नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब ये पता नहीं कर पाती है, ठीक है। इसको ये नोन नहीं होती है कि कौन फॉरेन एजेंट हमारे बॉडी में आ रहा है। दूसरी, ये बर्थ के टाइम प्रेजेंट होती है, मतलब जैसे सिंस बर्थ जो होता है वहाँ प्रेजेंट होती है। तो बेबी होता है, उसका मेमोरी तो होती ही नहीं। तो अब यहाँ से आप कह सकते हो कि ये मेमोरी लेस होती है, मतलब इसमें मेमोरी नहीं होती है, ये पहचान नहीं कर पाती है डिजीज़ वाले। इसके बाद में यहाँ बैरियर भी प्रेजेंट होती है, ये चाहिए। अब यहाँ पे 4 टाइप के आपको बैरियर पढ़ने को मिल सकते हैं, और ये आराम से आप एलईक्यू यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आप लोग इसको लिख सकते हैं, अगर जो आपके एमबीबीएस या बीएमएस में आता है। और नीट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिजिकल बैरियर। नीट में एमसीक्यू पूछा जाएगा। स्किन यहाँ पे लिखा है, स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूकस। अब देखो स्किन यहाँ पे दिया गया है। दूसरा, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी। देखो यहाँ पे जो म्यूकस कोटिंग बोली गई है किसकी, एपिथेलियल की। कहाँ, रेस्पिरेटरी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइप के फिजिकल बैरियर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। म्यूकस कोटिंग कहाँ की, रेस्पिरेटरी सरफेस की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की, यूरोजेनाइटल की, और स्किन। यहाँ पे ये 4 टाइप के फिजिकल बैरियर देखने को मिले। इसके बाद में आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं। एसिड इन स्टमक, ठीक, जो हमारा HCl सिक्रीट होता है हमारी बॉडी से स्टमक में। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिक्रीट करती हैं, कौन सिक्रीट करता है एसिड, कौन करता है, ऑक्जेंटिक सेल, ठीक। ऑक्जेंटिक सेल जो हमारी, पहले हम ये था डाइजेशन चैप्टर हमारे उसमें, तो वहाँ से ये निकलता था। सलाइवा इन माउथ, ठीक, और टीयर फ्रॉम द आइज। तो ऐसे याद कर लो, एसिड हो गया, सलाइवा हो गया और टीयर हो गया। ये कैसे हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं। फिजिकल के बारे में तो ये पता चल गया, लेकिन फिजियोलॉजिकल में 3 टाइप के यहाँ पे दिए हैं, क्लियर है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या हो जाएगा हमारा, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट यानी WBC। तो WBC यहाँ पे कुछ WBC होती हैं जो हमारी सेलुलर बैरियर की तरफ काम करती हैं, जैसे पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यानी PMNL न्यूट्रोफिल। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछेगा क्या न्यूट्रोफिल हमारे सेलुलर बैरियर की तरह काम करते हैं, तो यस, यहाँ पे न्यूट्रोफिल जो होता है हमारे सेलुलर बैरियर की तरह काम करता है, लेकिन कौन सा, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमार्फो का मतलब क्या हो गया, बहुत तरीके का वो रूप रखने वाला, ठीक।
और न्यूक्लियर का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मोनोसाइट, इसके अलावा मोनोसाइट भी WBC होती हैं, और नेचुरल किलर यानी टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे नेचुरल एक लिम्फोसाइट का वो दिया है, ठीक है, ये नेचुरल किलर मतलब एक लिम्फोसाइट का टाइप है, क्या है, नेचुरल किलर इन द ब्लड एज वेल एज माइक्रोफेज। माइक्रोफेज भी जो होते हैं इन टिश्यू, आपने पढ़ा होगा एरियोलर टिश्यू, वहाँ क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोफेज। तो ये कैन फैगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, कौन से, सेलुलर बैरियर। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, साइटोकिन बैरियर। साइटोकिन बैरियर में क्या होगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ वायरस सेल जो इन्फेक्टेड सेल होती है वो प्रोटीन को सिक्रीट करती हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन बोलते हैं, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। मतलब इंटरफेरॉन सिक्रीट करती हैं वायरस से इन्फेक्टेड सेल, और वो हमारे जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनको फर्दर वायरल फंक्शन से बचाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्वायर्ड। ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बार नीट में क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये जो होती है ये हमारी मेमोरी बेस्ड होती है, ठीक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब अगर जो कोई पैथोजन पहले वहाँ बॉडी में आ चुका था तो उसके लिए ये पहचान कर लेती है, दोबारा अगर जो आएगा तो वो जान जाएगी कि ये पैथोजन हमारे बॉडी में आया हुआ था। लेकिन ऐसा इनेट के साथ में नहीं होता था। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई मेमोरी, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये मेमोरी के बिहाफ पे, ये मतलब मेमोरी के बिहाफ पे ये बेस होती है। दिस मीन व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी। मतलब जब हमारी बॉडी में कोई पहली बार माइक्रोब इंट्रोड्यूस होता है तो ये उसके खिलाफ जो है इम्यून रिस्पांस क्रिएट करती हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रिस्पांस। और प्राइमरी रिस्पांस जो होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। सब्सीक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन। अब देखो अगर जो वही पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी में आता है, एलिसिएट का मतलब उठाती हैं, मतलब उसके खिलाफ बनाती हैं एंटीबॉडी, ए हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। अब अगर जो वही सेम पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो वो हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स बनाती हैं, उसको हम लोग एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। और कई बार ये पूछा गया है एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स जो होता है ये कहाँ होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता है, और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, और काफ़ी ज़्यादा ये हाईली इंटेंसिफाइड होता है। दिस इज एस्क्राइब टू फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। तो फर्स्ट एनकाउंटर में जो मेमोरी था उसको सेकेंड एनकाउंटर में यूज़ कर लिया जाता है, ठीक। तो ये बात पता हो गई। इसके बाद में ये वाला देखिए, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। अब दो स्पेशल टाइप की लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। कौन कौन सी, मतलब बॉडी का हमारे ब्लड में, एक हमारी बी लिम्फोसाइट होगी और दूसरी हमारी टी लिम्फोसाइट होगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस चीज़ को। जो बी लिम्फोसाइट होती है ये हमारी आर्मी ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करती हैं इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। तो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। अगर जो कोई पैथोजन हमारा आ रहा है तो बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो आर्मी ऑफ प्रोटीन में बहुत सारी प्रोटीन को रिलीज करती हैं ब्लड में, ठीक है, फाइट विद देम। दीज प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडी। अभी इन्हीं प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। मतलब बी सेल कहीं ना कहीं मतलब बी लिम्फोसाइट जो होती हैं कहीं ना कहीं ये हमारी क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी बनाता है कि टी बनाता है, तो अब बी आपको मार के आना है तभी आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद में द टी सेल देम सेल डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी बेल बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम। टी सेल जो होती है वो कोई एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करती है, ठीक है, लेकिन वो बी सेल को प्रमोट करती है कि आप एंटीबॉडी बनाइए। ईच, अब देखो यहाँ पे बात की गई है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कैसा होता है ये बात यहाँ पे की गई है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कितनी पेप्टाइड चेन होती हैं, 4 पेप्टाइड चेन। 2 स्मॉल कार्ड लाइट चेन एंड 2 लॉन्गर कार्ड हैवी चेन। तो 2 यहाँ पे लाइट चेन हो गई, 2 हैवी चेन हो गई। हेंस एन एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेड एज H2L2। तो जो 2 यहाँ पे चेन है H2 और L2, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। IgA, IgM, IgE, IgG आर सम ऑफ देम। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे दी हैं IgA, वैसे इसका सीक्वेंस आप लोग याद कर लो।
गम दे। ठीक, ये 5 टाइप की एंटीबॉडी आपको पढ़ने को मिलती हैं, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। तो यहाँ पे IgD के बारे में नहीं दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक, आर से मालूम। एक कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन इन फिगर। तो यहाँ पे देखो ये फिगर दिया है, इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है, मतलब ये वाली जो चेन है ये हैवी चेन है और ये वाली चेन क्या है, लाइट चेन है। देखो यहाँ पे 2 लाइट चेन है और ये 2 हैवी चेन यहाँ पे दिखाई गई। थोड़ा मैं फिगर को ब्लैक करके दिखा रहा हूँ। देखो ये इस टाइप से ये हैवी चेन है, क्लियर, और ये वाली लाइट चेन है। एंटीजन बाइंडिंग साइट देखो कहाँ प्रेजेंट है, एन टर्मिनल पे। ध्यान देना यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे एन टर्मिनल पे प्रेजेंट है। ये देखो सी टर्मिनल यहाँ पे है, 2 टर्मिनल यहाँ पे हैं, क्योंकि ये प्रोटीन है तो एक तरफ एन का मतलब क्या होता है, NH2 ग्रुप लगा होगा। भाई प्रोटीन है तो अमीनो एसिड से बना होगा और अमीनो एसिड में क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है और COOH ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये COOH ग्रुप, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट की तरफ क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा। ध्यान देना इस चीज़ को। और देखो यहाँ पे सल्फाइड ब्रिज यहाँ पे देख लो, सल्फाइड ब्रिज यहाँ पे कितने हैं, ये देखो सल्फाइड ब्रिज यहाँ पे लगे हैं, 2 सल्फाइड ब्रिज आपको देखने को मिल रहे हैं। सल्फाइड या सल्फर ब्रिज इसको बोल सकते हो। ये एक है और एक ये वाला है। बाकी देखो ये हैवी चेन में कितने हैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 8, ये ध्यान देना अच्छे तरीके से। और क्या 1 2 3 4, ये लाइट चेन में है। और हैवी चेन में कितने हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, 2, एक 3 और एक 4। तो सल्फाइड ब्रिज यहाँ पे कितने आपको देखने को मिल रहे हैं, 4 सल्फाइड ब्रिज देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। बिकॉज दीज एंटीबॉडी आर फाउंड इन द ब्लड। एंटीबॉडी कहाँ मिलती हैं, ब्लड में मिलती हैं। द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों, क्योंकि ये ब्लड में मिलती हैं। सर इसमें रीजन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड में मिलती हैं इसीलिए इस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब क्यों ऐसा होता है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना इसमें दिया वही आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो एंटीबॉडी कहाँ मिलती हैं, ब्लड में मिलती है, इसीलिए इस रिस्पॉन्स को अभी वो असरेशन लिख देगा कि एंटीबॉडी आर फाउंड इन द ब्लड। रीजन में लिख देगा बिकॉज दियर रिस्पॉन्स इज नोन एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपको रीजन और असरेशन दोनों करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान देना इस चीज़ को, ये असरेशन और ये रीजन इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ अवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ अवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड। द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड। अब देखो एंटीबॉडी मीडिएटेड क्या था, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स था। एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स क्या था, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस चीज़ को। द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या CMI को बोलते हैं, द टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड CMI। तो अगर जो आपसे कोई पूछे कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा वो किससे बनेगा, तो वो बी लिम्फोसाइट से बनेगा, लेकिन सेल मीडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स बनेगा वो टी लिम्फोसाइट से मिलकर बनेगा। क्लियर है, तो ये चीज़ें ध्यान देना। द टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड CMI वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरी, ट्रांसप्लांटेशन द ओनली रेमेडी टू इनेबल द पेशेंट टू लिव नॉर्मल लाइफ। तो यहाँ पे अगर जो ट्रांसप्लांटेशन की बात की जाए तो वो कौन करवाता है, टी लिम्फोसाइट यानी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। देन अ सर्च बिगेन। तो यहाँ पे लिखा है कि वाई इज दैट द ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनी बडी, व्हाट इज द डॉक्टर चेक। तो यहाँ पे क्या चेक करते हैं, वही सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स चेक करते हैं, या जो डोनेशन करने वाला व्यक्ति है उसका ब्लड और टिश्यू चेक करते हैं कि टिश्यू मैचिंग करवाते हैं या ब्लड मैचिंग करवाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सभी का हम लोग ट्रांसप्लांटेशन में नहीं ले सकते हैं। तो ग्राफ्ट के बारे में बताया गया है। तो ग्राफ्ट क्या होता है, ग्राफ्ट भी कई बार पूछा गया है, तो ग्राफ्ट के बारे में देख लेना। ठीक, ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, another primate or any human being cannot be made since the graft would be rejected sooner or later। तो किसी का हम लोग ग्राफ्ट नहीं ले सकते, मतलब किसी का ट्रांसप्लांटेशन हम नहीं ले सकते हैं। टिश्यू मैचिंग, देखो यहाँ पे लिखा है टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज़ टू टेक इम्यूनो सप्रेसेंट ऑल हिज हर लाइफ। तो यहाँ पे लिखा है
कि ग्राफ्ट में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टिश्यू मैचिंग करवाते हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग करवाते हैं, ठीक। इसके बाद में हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट भी लेते रहते हैं लगातार कि कहीं हमारी बॉडी में हाइपर इम्यूनिटी तो नहीं हो रही है। द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो यहाँ पे जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जिम्मेदार है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होता है ये हमारे उसके लिए जिम्मेदार है। क्लियर? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दोनों इसमें जो मेन जो चीज़ें मैं आपको फिर से बता दूं इसी फिगर से आएंगी। मेन चीज़ इसमें क्या है कि बी लिम्फोसाइट जो होता है यही जो हमारा होता है वो सिक्रीट करवाता है क्या, एंटीबॉडी, ठीक। टी लिम्फोसाइट जो होता है ये हमारा एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करवाता है, ध्यान देना। ये प्रमोट करता है किसको, बी लिम्फोसाइट को, कि आप सिक्रीट करें। दूसरी बात, एंटीबॉडी कैसी होती है, प्रोटीन की, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड उसमें होगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो एंटीजन बाइंडिंग साइट ये कहाँ है, एन टर्मिनल पे है, ठीक। और ये इसका सी टर्मिनल है। तो एन टर्मिनल याद रखना आपको जहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है। 4 सल्फाइड ब्रिज आपको देखने को मिल रहे हैं, 2 यहाँ पे हैं, एक 3 और एक 4। हैवी चेन में कितने सल्फर ब्रिज यहाँ पे हैं, सल्फर है, सल्फर बॉन्डिंग पूछेगा तो ये 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, इसके बाद 7 8 और ये 9, नहीं सॉरी फिर से एक बार काउंट कर लो आप लोग अच्छे से। 4 सल्फर ब्रिज तो कंफर्म हो गए, 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 आपको सल्फाइड वो मिल जाएंगे, मतलब वो आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। एसएस बॉन्ड मिल जाएंगे आपको 8 किसमें, हैवी चेन में। तो 8 एसएस बॉन्ड आपको मिल जाएंगे हैवी चेन में, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लाइट चेन में कितने मिलेंगे, 1 2 3 4। तो लाइट चेन में कितने मिलेंगे, 4 एसएस बॉन्ड किसमें, लाइट चेन में मिल जाएंगे, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए तरीके से। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की। ये भी इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। पूरा ये लेक्चर आपको देखना एंड तक है। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जब कोई होस्ट जो है एंटीजन के लिए एक्सपोज होता है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग आर डेड माइक्रोब आर अदर प्रोटीन, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। तो यहाँ पे लिखा है कि जब कोई होस्ट हमारा एंटीजन, चाहे वो लिविंग हो या फिर डेड हो, ठीक है, और कोई भी प्रोटीन हो, तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है। दिस टाइप इम्यूनिटी कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो हमारी बॉडी में अगर जो अपने आप को वो एंटीबॉडी सिक्रीट हो रही है तो उसको हम लोग एक्टिव टाइप की इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो, देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी, स्लो होगी। क्यों? क्योंकि उसको टाइम लगेगा सिक्रीट होने में। भाई हमारी बॉडी में मान लो कोई फॉरेन एजेंट आ गया या कोई माइक्रोब आ गया तो हमारी बॉडी में क्या होता है, वो मतलब वो एंटीबॉडी सिक्रीट होती है, तो सिक्रीट होने में उसको टाइम लगता है। टेक टाइम टू गिव इट्स ए फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे स्लो भी होगी और टाइम भी थोड़ा लेगी। इंजेक्टिंग द माइक्रोब डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन आर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही हम लोग कोई इम्यूनाइजेशन करते हैं, इम्यूनाइजेशन में क्या करेंगे, डेड लाइव माइक्रोब हम लोग डालेंगे उसके अंदर या कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे हमारी बॉडी में क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी हो जाती है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे अगली बार बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर जो हमारे ब्लड में कहीं बाहर से कोई रेडीमेड एंटीबॉडी डाली जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज कंसीडर वेरी एसेंशियल फॉर फ्यू न्यू बॉर्न इन्फेंट। अब देखो यहाँ पे बात बोली गई है, देखो सिंपल सी बात है, अगर जो बॉडी अपने आप कोई वो एंटीबॉडी बना रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन वो कैसी होगी, स्लो होगी और टेक टाइम, थोड़ा टाइम लेगी, ठीक। लेकिन पैसिव का मतलब क्या हो गया, जब बाहर से अपने ब्लड में कोई हम लोग एंटीबॉडी डालते हैं तो वो पैसिव होती है, वो तुरंत रिस्पॉन्स कर देगी, ठीक। अब यहाँ कोलेस्ट्रॉम के बारे में थोड़ा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉम। लिखा है द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रॉम सिक्रेटेड बाय मदर्स ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज अबंडेंट एंटीबॉडी IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। तो यहाँ पे लिखा है कि जो कोलेस्ट्रॉम होता है ये हमारी मदर के द्वारा सिक्रीट किया था, जो मिल्क होता है येलोइश टाइप का, ठीक, उससे। द फीटस आल्सो रिसीव सब एंटीबॉडी फ्रॉम दियर मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ प्लेसेंटा से जो मदर होती है वो हमारे फीटस को क्या देती है, एंटीबॉडी देती है। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। दोनों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये प्लेसेंटा वाला भी इंपॉर्टेंट है और एक कोलेस्ट्रॉम वाला इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पैसिव इम्यूनिटी को, क्योंकि इन्फेंट तो नहीं बना रहा है ना, इन्फेंट जो है वो नहीं बना रहा है,
एंटीबॉडी, तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, पैसिव इम्यूनिटी हो जाएंगी। ध्यान देना इस चीज़ को। अगर जो कोलेस्ट्रोम ले रहा है बाहर से, क्योंकि कोलेस्ट्रोम में IgA टाइप की एंटीबॉडी होती है, ठीक है, तो ये चीज़ जो है पैसिव में होगी। और अगर जो प्लेसेंटा के थ्रू जा रहा है बेबी के अंदर, तो ये भी हमारा जो है वो IgG एंटीबॉडी होती है, IgG एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, पैसिव इम्यूनिटी के। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। तीनों टॉपिक मैंने जो डिस्कस किए गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार लगा के देखिए, 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगला यहाँ पे दिया है द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। मेमोरी मतलब वही एक्वायर्ड, ठीक, एक्वायर्ड करें इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। इन वैक्सीनेशन है प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन आर इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन आर वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। अब देखो कोई चीज़ बॉडी में डालोगे तो वो कैसी होगी, हमारी एंटीजेनिक होगी। कैसी होगी, एंटीजेनिक होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन, ठीक है, वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, या तो कोई एंटीजेनिक प्रोटीन डालते हम लोग हैं पैथोजन का, ठीक, मतलब एंटीजन डालते हैं, या इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन, मतलब या तो पैथोजन को इनएक्टिवेट कर देते हैं पूरी तौर से, या उसको थोड़ा सा कमज़ोर कर देते हैं, ठीक है। हम लोग जब बॉडी में डालते हैं तो क्या होता है, बॉडी हमारी एंटीबॉडी उसके खिलाफ बनाने लगती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। तो ये कैसा होगा, सोच के बताओ। अगर एंटीबॉडी खुद बना रही है तो सोच के बताना, ठीक है। ये एक्टिव टाइप का इम्यूनिटी होगा। द वैक्सीन आल्सो जनरेट मेमोरी B and T cell that recognize the pathogen quickly or subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibody। सिंपल सी बात है। वैक्सीन आल्सो जनरेट मेमोरी, तो जैसे ही, अब चूँकि ये मेमोरी बेस होती है, ठीक है, तो ये B और T सेल को बोलेगी कि ऐसा एंटीबॉडी बनाओ हमारी बॉडी में, तो बहुत सारी मैसिव लेवल पे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगता है, करवाने लगता है। आगे यहाँ पे दिया है, इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद द सम डेडली माइक्रोब टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज एन टिटनेस। तो कोई लिखा है कि इफ़ अ पर्सन इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब। अब जो कुछ खतरनाक माइक्रोब होते हैं जैसे कि टिटनेस, तो टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। टिटनेस के केस में हमें तुरंत भैया इम्यून रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती है। वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्टेड परफॉर्म एंटीबॉडी। अब देखो टिटनेस के केस में बात अलग हो गई, ध्यान देना यहाँ पे, क्वेश्चन गलत कर दोगे। टिटनेस के केस में हम लोग तुरंत जो है बाहर से एंटीबॉडी बनी बनाई डालते हैं। आर एंटीटॉक्सिन, ए प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडी टू टॉक्सिन। तो या तो एंटीटॉक्सिन डालेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये किस टाइप की हो जाएगी, ध्यान देना, तो ये पैसिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पैसिव इसलिए क्योंकि हम लोग डाल रहे हैं बाहर से एंटीबॉडी, है ना, तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। किसके केस में, एंटीटॉक्सिन या टिटनेस के केस में, ध्यान देना। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट द इंजेक्शन विच इज गिवन टू पेशेंट कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नेक वेनम। दिस टाइप ऑफ इम्यूनेशन कार्ड पैसिव। देखो यहाँ पे लिखा है, तो दो एग्जाम्पल पैसिव को आपको पढ़ने को मिले हैं। पैसिव में कौन कौन सा, या तो स्नेक बाइट हो गया, ठीक है, मतलब स्नेक ने काटा है, तो स्नेक बाइट, या टिटनेस के केस में। तो टिटनेस या स्नेक बाइट के केस में हम लोग क्या करते हैं, बनी बनाई एंटीबॉडी ब्लड में बाहर से डाल देते हैं। क्लियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी है। आगे यहाँ पे दिया है, रिकॉम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया एंड ईस्ट। तो यहाँ पे लिखा है बैक्टीरिया और ईस्ट में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि रिकॉम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन, ठीक, बहुत बार पूछा गया है। बैक्टीरिया और ईस्ट मारना है वहाँ पे। वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच आल्सो अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर इम्यूनेशन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम द। बहुत बार पूछा गया है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रिकॉम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग किस ऑर्गन से प्रोड्यूस करते हैं, तो ईस्ट। और यहाँ पे बैक्टीरिया और ईस्ट याद रखना है आपको, ध्यान देना अच्छे तरीके से, ठीक। ये वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर है। ये 8 से एक बार है, इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ऑलरेडी हम 28 मिनट का वीडियो बना लिया है, तो जल्दी ही मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, पढ़ते रहिए, इस बार के लिए 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 भी आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।
कैंसर भी इंपॉर्टेंट है, कैंसर भी आप लोग कर सकते हो, कैंसर से पूछा जा चुका है 2025 में, तो इस बार आने के चांसेस इसके थोड़े से कम हैं। बाकी ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूजेस ये भी पढ़ सकते हैं आप लोग हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे और क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। ठीक है, बाय।